इंटरनल मेडिसिन। तो हम स्टार्ट कर चुके हैं जी इंटरनल मेडिसिन। आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है ग्रोथ हार्मोन की पैथोलॉजी डिसऑर्डर्स, जो कि सीकेटीयू में हेडिंग दी हुई है हाइपोथैलेमिक एंड पिट्यूटरी डिसऑर्डर। आपके पास एक ये ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है। यहाँ से हम 3 डिजीज पढ़ेंगे रिलेटेड टू ग्रोथ हार्मोन। और ग्रोथ हार्मोन की फिजियोलॉजी आप लोग बेसिक साइंस से जानते हैं। इसमें जो डिजीज आप लोगों ने पढ़नी है, इंटरनल मेडिसिन को हम कवर कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेप 1 की जो पैथोलॉजी है, जो सीके2 की पैथोलॉजी है, और इवन के जो बीआरएस के अंदर आपकी पैथोलॉजी दी हुई है। और इसके साथ जो आप लोग टेक्स्ट बुक पढ़ सकते हैं, वैसे वो आपके पास इनामदानी से, ठीक है, वो आप लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन फोकस रखें सीके2 पे और अपनी फर्स्ट स्टेप 1 पे और बीआरएस फिजियोलॉजी और पिथोमा के साथ। अच्छा, इंटरनल मेडिसिन में ये आपने जो टॉपिक अभी ग्रोथ हार्मोन के रिलेटेड कवर करने हैं, सबसे पहले लिख लें जी नंबर 1 टॉपिक है एक्रोमेगैली। सेकंड टॉपिक जो आप लोग डिस्कस करेंगे गाइगिंगिटिज्म। कुछ लोग इसको जाइजेंटिज्म भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, थर्ड कंडीशन आप लोग डिस्कस करेंगे जिसका नाम है लॉरेंस सिंड्रोम, जिसका सेकंड नेम है डिवार्फिज्म। और याद रखें यहां से एमसीक्यूज है जी, पुट कर लें जो टॉपिक्स फर्स्ट और टॉपिक है उनको ऊपर एमसीक्यू पुट कर लिया करें। अच्छा, सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी 2 डिजीज को, 2 पैथोलॉजीज हम साइड बाय साइड करेंगे। आप लोगों ने क्या करना है, कॉलम बना लें, एक साइड पे लिख लें एक्रोमेगैली, दूसरी साइड पे लिखें आप लोग गाइगिंगिटिज्म, थर्ड पे लॉरेंस सिंड्रोम है, इसको ड्वार्फिज्म को हम थर्ड पे रखेंगे। तो साइड बाय साइड पॉइंट्स लिखते जाएं कॉलम बना के इनके। सबसे पहले आप लोग लिखेंगे यहां पे, अच्छा जी, एक्सेस ऑफ, देखें 2 चीजें हो सकती हैं, 2 ही पॉसिबिलिटी है ना, या तो ग्रोथ हार्मोन आपके पास कम हो सकता है या ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो सकता है। सबसे पहले हम वो पैथोलॉजीज देखेंगे जो जिसमें ग्रोथ हार्मोन क्या होता है, एक्सेस होता है। तो लिखें एक्सेस ऑफ ग्रोथ हार्मोन, एक्सेस ऑफ ग्रोथ हार्मोन। अब ये एक्सेस ऑफ ग्रोथ हार्मोन में आपके पास क्या 2 ही पॉसिबिलिटीज बनती हैं, 2 पैथोलॉजीज हैं जिनमें आपके पास क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज होता है। तो लिख लें जी, आपके पास एक कंडीशन है, इसमें लिखें गाइगिंगिटिज्म, और सेकंड पे आप लोगों के पास जो कंडीशन है वो है एक्रोमेगैली। अच्छा, अब ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए कि ये छोटे छोटे मैं पॉइंट लिखने लगा ताकि आप लोगों को पता हो। ये आपके पास होती है जी चिल्ड्रन में, चिल्ड्रन। अच्छा, मैं बताऊंगा ये चिल्ड्रन में बात क्या है इसकी। और ये आपके पास है अडल्ट, ये आपके पास है अडल्ट की बात, इसमें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, यहां पे अब आप लोग इसकी लिखें जी इंक्रीज ग्रोथ हार्मोन। नंबर 1 पॉइंट, एक तो ये आपने लिखा। नंबर 2 पॉइंट, इफ ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज बिफोर प्यूबर्टी। ये लफ्ज सबसे अहम है, बिफोर प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी से पहले अगर आपके पास ग्रोथ हार्मोन जनाबे अली इंक्रीज हो जाता है, तो ये आप लोगों को पता है प्यूबर्टी मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि लेस देन 18 ईयर, चले बात कर लें लेस देन 18 ईयर्स, ठीक हो गया जी। अच्छा, इसमें क्या है कि आपके पास ना जब ग्रोथ हार्मोन बिफोर प्यूबर्टी इंक्रीज होता है ना, सॉरी, तो आपके पास जो हाइट है ना, ये बंदे की बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। मे बी इसके अंदर हाइट 6 फुट, मे बी 7, मे बी 7.8689 इस तरह इंच आगे, ठीक है। इतनी हाइट बंदे की क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो इसकी वजह से फिर जब हाइट इंक्रीज होती है तो डिफरेंट किस्म की कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, इवन के वर्टिब्रल प्रॉब्लम्स आती हैं इन लोगों को जिनकी हाइट फिर बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है, और फ्रंटल बॉसी वगैरह आती है। अच्छा, इसके बाद इसमें लिखें थर्ड पॉइंट आप लोग के इन दिस कंडीशन इस कंडीशन में
In this condition, growth of bone will हाँ जी, इन दिस कंडीशन ग्रोथ ऑफ बोन विल आपके पास क्या होगी, वर्टिकल के या फिर विड्थ वाइज, हाँ जी वर्टिकल ना, वर्टिकल या फिर इसको लेंथ वाइज कह सकते हैं, लेंथ वाइज। तो भाई जब लेंथ वाइज होगी तो आपके पास इसमें हाइट कम होगी कि ज्यादा, हाइट फिर क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए। और लिखें इसमें आप लोग कि इंक्रीज रिजल्टेंट, इसका लिखें रिजल्ट, इसका लिख लें रिजल्ट इंक्रीज हाइट। अगर किसी जगह पे आपके पास हाइट इंक्रीज हो रही है तो वो आपके पास कौन सी कंडीशन है, गाइगेंटिज्म। तो ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया। फिर अब लिखें जी नंबर 2 पे, इसमें एक तो आपने ये लिखा कि ये अडल्ट में है, दूसरा पॉइंट लिखेंगे इफ ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज आफ्टर पुबर्टी के बाद, एक तो ये आपको पॉइंट पता होनी चाहिए। और पुबर्टी के बाद मतलब एक एज ऑनसेट आपने रखी है वो मोर देन 18 इयर्स, ठीक हो गया। अच्छा फिर आगे आप लिखेंगे जी थर्ड पॉइंट, इन दिस कंडीशन इस कंडीशन में आपके पास है ग्रोथ ऑफ बोन विल इन विड्थ वाइज आपके पास बोन फिर चौड़ाई में नहीं, लंबाई में नहीं, ये चौड़ाई में ज्यादा होंगे, ठीक हो गया जी। तो इसका जो रिजल्ट है, रिजल्ट लिख लें प्लीज। इसका रिजल्ट आप लोग लिखें कि नो इफेक्ट ऑन हाइट, नो इफेक्ट ऑन हाइट के ऊपर किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये तो बात आप लोगों ने यहाँ पे कर ली। अच्छा पता है इसकी कॉम्प्लिकेशंस भी हम लिखेंगे इंशाल्लाह। इसकी कॉम्प्लिकेशंस मैंने आपको बताया ना कि जिस तरह की जैसे जैसे हाइट ज्यादा होगी तो इन लोगों को इक्कीफोसिस होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक हो गया। अच्छा ये जो है जिनकी विड्थ वाइज होगी, जिस तरह के आपने कंडीशन का नाम सुना है कार्पल टनल सिंड्रोम, जिसके अंदर आपके पास मीडियन नर्व की क्या होती है, कंप्रेशन, और आप लोगों को पता है कि उसके डिफरेंट पैरास्थेसिस, नमनेस, टिंगलिंग जैसी सेंसेशंस आती हैं, ठीक है। वो आप लोग अभी इंशाल्लाह इसकी बात करेंगे। अब लिखें जी दोनों की, ये तो कुछ पॉइंट्स हैं। नंबर 4 पे इसकी इटियोलॉजी लिख लें और नंबर 4 पे इसकी अपनी इटियोलॉजी लिखें, ठीक है जी। अच्छा इसकी लिखें इटियोलॉजीज, इसकी अपनी इटियोलॉजी है और उसकी अपनी, मतलब कि एक इटियोलॉजी, और मैं आपको सेपरेट इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता हो दोनों का कॉलम की फॉर्म में। तो इटियोलॉजी, अच्छा आप लोग लिखें जी इटियोलॉजी में एक्रोमेगैली के अंदर लिखें कि स्मेटोट्रोफिक एडिनोमा, स्मेटोट्रोफिक एमसीसी मोस्ट कॉमन काज, यही है जी आपके पास, ये एमसीक्यूज आता है। मोस्ट कॉमन काज इसका स्मेटोट्रोफिक स्मेटोट्रोफिन सेल्स परे है ना, स्मेटोट्रोफ सेल्स, स्मेटोट्रोफिक एडिनोमा, ठीक हो गया जी। तो आफ्टर प्यूबर्टी, अगर जनाब अली प्यूबर्टी के बाद ये ट्यूमर हो जाता है तो, या फिर बुक में ये लिखा हुआ है कि बिनाइन पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन सिक्रीटिंग एडिनोमा, बुक में ये भी बात लिखी हुई है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। वैसे तो ये भी इनफ था तो आप लिख सकते हैं बिनाइन पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन सक्रीटिंग एडिनोमा आफ्टर प्यूबर्टी,
तो ये आपके पास इसकी होगी इटियोलॉजी। फिर बात कर लेते हैं जी यहाँ पे गाइगेंगिटिज्म की। तो इसमें क्या है आपके पास स्मेटोट्रोफिक एडिनोमा, स्मेटोट्रोफिक एडिनोमा बिफोर प्यूबर्टी। प्यूबर्टी से पहले अगर आपके पास जो स्मेटोट्रोफ सेल्स हैं जो कि ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करते हैं अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, अगर उनका ट्यूमर हो जाता है तो फिर आपके पास इसमें इंक्रीज हो सकता है बिफोर प्यूबर्टी। लिख लें जी। अच्छा, सेम आपके पास वही सिनेरियो और जो मैंने लिखा है ना, आप लोग सेम ऐसे लिख सकते हैं वही बात। मतलब क्या कि जनाब अली बिनाइन पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन सेक्रेटिंग एडिनोमा बिफोर प्यूबर्टी, ये वाला सेंटेंस है, ठीक है, इधर आप लोग लिख सकते हैं, बल्कि ये मोर देन इनफ है, ये एक ही पॉइंट है शॉर्ट फॉर्म में। नेक्स्ट प्लीज आगे बात कर लेते हैं। अच्छा, मैंने एक ना कल बात बताई थी यहाँ पे, सिंपल फिर मैं आपको बता देता हूँ कि आपके पास जनाब अली यहाँ पे लॉन्ग बोन है, ठीक है, और लॉन्ग बोन में जनाब अली आपके पास ये एक बोन है जिसका नाम क्या है, हाँ जी, फीमर। अगर हम फीमर की बात करें तो जनाब अली फीमर में आपके पास मैंने आपको बताया था कि एक अपर एंड है, एक इसका क्या है आपके पास फिर लोअर एंड भी है, ठीक हो गया। ये आपके पास अपर एंड है और ये आपके पास क्या है लोअर एंड है, और यहाँ पे आपके पास क्या है डायाफाइसिस या फिर शाफ्ट डायाफाइसिस, ठीक हो गया। और अपर एंड और लोअर एंड, अपर एंड और डायाफाइसिस के दरमियान आपके पास क्या था मेटाफाइसिस, मेटाफाइसिस मैंने ये बात एक कही थी। और यहाँ पे मेटाफिजियल आपके पास कार्टिलेज था जिसका नाम क्या था हाइलेन कार्टिलेज, फिजियोलॉजी में आपने बात की थी। अपर एंड इन बिटवीन अपर एंड एंड डायाफाइसिस आपके पास यहाँ पे जनाबेल बिफोर प्यूबर्टी और आपके पास जनाबेली क्या होती है कार्टिलेज जिसका नाम क्या हाइलेन कार्टिलेज। बट इसकी खासियत ये थी, फीचर ये था कि दिस हाइलेन कार्टिलेज और मेटाफिजियल एपिफिशियल हाइलिन कार्टिलेज बिकम नॉन फंक्शनल एट द एज ऑफ 22 और 20 टिल 25। अब अगर एक बंदे की जनाबे वाली एज, हाँ जी, आपके पास हो जाती है 25 और ग्रोथ हार्मोन जितना मर्जी आए, फिर उसके बाद क्या आपके पास, सॉरी पहले ये सुने याद रखिएगा, अगर तो 22 या 25 तक आपके पास ग्रोथ हार्मोन आता है ना, तो ये जो कार्टिलेज है ये बोन की विड्थ बोन की ग्रोथ करवाएगी लेंथ वाइज, मतलब वर्टिकली। लेकिन अगर आफ्टर 25 ईयर, ये एक फिगर है, ये एक एज है, अच्छा, जब आफ्टर 25 ईयर अगर आपके पास ग्रोथ हार्मोन आता है तो ये फिर इसको विड्थ वाइज करवाएगी, ठीक हो गया। अब मुझे एक बात बताएं कि भाई गाइगेंगिटिज्म में अगर आपके पास लेस देन 18 ईयर है ना, अगर ग्रोथ हार्मोन आता है, इसकी सर जाती है, तो फिर ये लेंथ वाइज करवाएगा कि विड्थ वाइज करवाएगा, लेंथ वाइज। और ये इसमें एक्रोमेगैली में आपके पास विड्थ वाइज होगी। ये बात आपको समझ आ गई? अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट लिखें जरा, नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं फीचर ड्यू टू एक्सेस ऑफ द हार्मोन और फीचर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ द हार्मोन। इनके अपने अपने फीचर्स हैं, वो अभी हम करेंगे। अच्छा, पता है 4 चीजें होती हैं, ये आपको अपनी पूरी मेडिसिन में याद रखना। जहां पे भी ट्यूमर होगा ना, जहां पे भी ट्यूमर होगा वहां पे उस ट्यूमर के जनाबे वाली कंप्रेशन के सिम्टम्स आएंगे ना, सराउंडिंग एरिया को जब वो कंप्रेस करेगा उसके भी सिम्टम्स आएंगे। फिर जिस चीज को जनाबे वाली आपके पास लोकल कंप्रेशन के मतलब के सिम्टम आएंगे। और ब्रेन में अगर ट्यूमर है तो आपके पास रेज आईसीपी के भी जनाबे वाली ट्यूमर सिम्टम्स आएंगे। मतलब क्या कि लोकल कंप्रेशन, अगर ये पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर है, पिट्यूटरी ग्लैंड के ट्यूमर आपके पास कंप्रेस कर सकता है किसको, ऑप्टिक याजमा को कर सकता है, उसके भी सिम्टम्स आएंगे, मतलब लोकल सिम्टम भी आएंगे। ये आपके पास ब्रेन में इंट्राक्रेनियल प्रेशर को भी रेज कर सकता है, उसके अपने सिम्टम्स आएंगे। फिर आपके पास जब ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज होगा उसके अपने सिम्टम्स आएंगे। जब इसके सराउंडिंग वाले अदर हार्मोन जो है, मतलब जिस तरह ग्रोथ हार्मोन के साथ दूसरे हार्मोन भी तो आ रहे हैं ना इंटीरियर पिट्यूटरी से, वो भी इफेक्ट हो सकते हैं, तो उनके अपने सिम्टम्स आएंगे। पता ये चला कि हर ट्यूमर के आपके पास तो 4 तरह से सिम्टम्स आ सकते हैं मेनली। लोकल कंप्रेशन के सिम्टम आ सकते हैं,
रेज इंट्राक्रेनियल प्रेशर के सिम्टम्स आ सकते हैं, इंक्रीज हार्मोन, इधर कोई भी रिस्पेक्टिव हार्मोन जो भी होगा उसके सिम्टम्स आएंगे, और अदर रिलेटिव जो हार्मोन्स होंगे उनके भी सिम्टम्स आएंगे। मेरे ख्याल में आप ये बात समझ गए, ऐसे ही है ना। तो अब मुझे ये बताएं, आपके पास एक्रोमेगाली है और गाइगेंगिटिज्म है, इन दोनों में पहले हम लिखेंगे कॉमन सिम्टम, देन हम लिखेंगे इनके डिफरेंशिएटिंग सिम्टम्स। डिफरेंशिएटिंग सिम्टम्स आपको एग्जाम में काम देंगे, और जो आपके पास कॉमन सिम्टम्स हैं वो आपको डायग्नोज करने में हॉस्पिटल में हेल्प करेंगे। तो लिख लें क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, लिखें जी ये पेशेंट हॉस्पिटल में कैसे आएंगे आपके पास। अच्छा जी, लिखें क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। अच्छा, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन पहले कॉमन दोनों की, और फिर आपके पास क्या होगी डिफरेंशिएटिंग। डिफरेंशिएटिंग, अच्छा लिख लें क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन जनाब अली ये लिखिएगा जरा। अच्छा, सबसे पहले लिखे बेस्ड ऑन साइज, बेस्ड ये लिखिए जरा सेंटेंस, बेस्ड ऑन साइज, बेस्ड ऑन साइज सोमैटोट्रोफिन, बेस्ड ऑन साइज ऑफ सोमैटोट्रोफिन, सोमैटोट्रोफिक एडिनोमा, एडिनोमा, सोमैटोट्रोफिक एडिनोमा टू टाइप्स, इसकी टू टाइप्स। अच्छा, सोमैटोट्रोफिक एडिनोमा आपके पास कितनी तरह का हो सकता है? ये दो तरह का ना, टू टाइप्स। कौन क्या हो सकता है जी टू टाइप्स में? या तो ये माइक्रो हो सकता है या फिर ये मैक्रो हो सकता है। माइक्रो सोमैटोट्रोफिक एडिनोमा या फिर मैक्रो मैक्रो सोमैटोट्रोफिक एडिनोमा, ये लिखें। अच्छा जी, माइक्रो में क्या था कि आपके पास जनाब अली लेस देन 1 सेंटीमीटर इन साइज, ये आपने बात की हुई है, ये आपको पता होना चाहिए प्लीज। अच्छा, उसके बाद और इसके साथ साथ लिखिएगा कि जब ये लेस देन 1 सेंटीमीटर होगा ना, तो इसका एक फीचर ये है कि नो हैविंग साइन एंड सिम्टम ऑफ रेस्ड ICP, इंट्राक्रेनियल प्रेशर एंड लोकल कंप्रेशन। भाई ये जो लेस देन 1 सेंटीमीटर इन साइज ट्यूमर होगा ना, इसके ना तो रेस्ड ICP के सिम्टम्स होंगे ना लोकल कंप्रेशन। अच्छा, ये पेशेंट मैंने ना बहुत ज्यादा चेक किया है यहाँ पे हॉस्पिटल में, ठीक हो गया जी। साथ के साथ था मैं बहुत ज्यादा पेशेंट मैंने चेक किए हैं, उनका ट्यूमर बड़े बड़े सालों से था, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ड्यू टू साइज। अब बात कर लेते हैं जी आगे, इधर माइक्रो में मैक्रो में क्या है कि आपके पास जनाब अली मोर देन 1 सेंटीमीटर, अगर मोर देन 1 सेंटीमीटर होता है तो इसको आप क्या कहते हैं? मैक्रो। इफ साइज ऑफ ट्यूमर मोर देन 1 सेंटीमीटर, अब लिखें इफ साइज ऑफ ट्यूमर more than 1 centimeter, more than 1 centimeter, then patient will have sign, then patient will have, यहां पे लिखें नंबर 1 आपके पास जी साइन एंड सिम्टम ऑफ लोकल कंप्रेशन, साइन एंड सिम्टम ऑफ लोकल कंप्रेशन। और ये आप लोगों को पता है बुक ने बड़ा वाज़ेह करके लिखा हुआ है, CK2 में भी और फर्स्ट एड में भी। अच्छा, लोकल कंप्रेशन में आपके पास क्या हो सकता है? इसको ना मैं आपके पास ऐसे लेके आऊंगा कि फॉर एग्जांपल ब्रेन के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड का जनाब अली क्या हुआ, ट्यूमर हुआ, और पिट्यूटरी ग्लैंड वी नो वेरी वेल कि आपके पास सेला टर्सी का एक स्पेस है स्फिनॉइड बोन के अंदर, वहां पे ये पड़ी हुई है, पी के साइज जितनी है ये, ठीक होगा जी। अब यहाँ पे लेट्स सपोज मैं ये कहता हूं कि आप लोग ऐसे कंसीडर कर लें, ये आपके पास इसका जनाब अली सुपीरियर है, ये सुपीरियर है, ये इसका इन्फीरियर है, ये इसका लेटरल है, इस हिसाब से आपने याद रखना है।
और ये इसका जनाब अली अंटीरियर या फिर मीडियल ठीक होगा जी। तो ये आप देखें, और यहाँ पे सेंटर में आपके पास पड़ी हुई है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये है जी पिट्यूटरी ग्लैंड, लेट्स सपोज, और इस पिट्यूटरी ग्लैंड का अब क्या हो गया ट्यूमर। अब इसका ट्यूमर, अगर ये पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर आपके पास जनाब अली एक्सटेंड करे, हाँ जी, अगर ये एक्सटेंड करे सुपीरियरली ऊपर वाले हिस्से की तरफ अगर ये करती है तो ये आपके पास लेके आएगी। अगर ये ट्यूमर आपके पास सुपीरियरली करती है तो हाइपोथैलेमस को क्या जाके ऊपर करेगी, अफेक्ट करेगी। पिट्यूटरी ग्लैंड अगर देखें, पिट्यूटरी ग्लैंड कनेक्टेड बिलो, हाँ जी, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस की तरफ अगर ऊपर जाती है तो ये हाइपोथैलेमस आपको पता है कि बहुत सारी चीजों को कंट्रोल करता है। तो लिख लें इरेगुलरिटी लीड टू ट्यूमर, ट्यूमर लीड टू साइन एंड सिम्टम इन ड्यू टू effect ऑफ हाइपोथैलेमस। मैंने भी आपको क्लियर करने के लिए ये सेंटेंस जस्ट लिखा है कि ऊपर हाइपोथैलेमस है और इसके कुछ आपके पास क्या आएंगे, सिम्टम आएंगे। तो इरेगुलरिटी होगी ऑफ सच एज irregularity ऑफ स्लीप, भाई स्लीप इरेगुलरिटी होगी, ठीक होगा जी। आपके पास जनाब थर्स्ट, एपिटाइट थर्स्ट, और आपके पास जनाब एपिटाइट हैपिटाइट, ये सारे की सारी चीजें क्या होंगी, इरेगुलर होंगी पेशेंट की, ठीक हो गया। फिर यहाँ पे ये अंटीरियरली है, अच्छा जब ये डाउनवर्ड करेगा मतलब इंफीरियर या फिर आपके पास क्या है डाउनवर्ड, अगर ये ट्यूमर आपके पास एक्सटेंड कुछ यूं करता है कि ये नीचे की तरफ आता है, ट्यूमर नीचे की तरफ आपके पास क्या करता है, एक्सटेंड करता है, तो इसके क्या होगा, आपके पास CSF लिखें, इसका जो सिम्टम आपके पास जो कॉम्प्लिकेशन आएगी ना, कॉम्प्लिकेशन आपके पास जो होगी इसके नीचे एक्सटेंड करने की वजह से CSF राइनोरिया, तो ये आप लोगों को इसका पता होना चाहिए, CSF राइनोरिया। अच्छा उसके बाद आपके पास है जी मीडियली, अगर ये लेटरली करती है तो फिर क्या होगा, ये इसका लिखें, अगर ये ट्यूमर एक्सटेंड करता है इस लेटरली साइड पे तो फिर क्या होगा, इसका रिजल्ट लिख लें। लेटरली अगर ये करती है तो ये जनाब अली आपके पास करेगी ऑप्थल्मोप्लेजिया, नंबर 1 ऑप्थल्मोप्लेजिया, ये आप लोग सारी टर्मिनोलॉजी इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ये मसल वीकनेस होती है किसके, आइज की, ठीक हो गया जी। थल्मोप्लेजिया ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ, लिख लें थल्मोप्लेजिया ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ थर्ड क्रेनियल नर्व, फोर्थ क्रेनियल नर्व एंड सिक्स्थ क्रेनियल नर्व, ठीक है, ये क्रेनियल नर्व को इन्वॉल्व करती है और जिसकी वजह से आपके पास ये सिम्टम्स आते हैं। उसके बाद आप लोग लिखें एक्स ऑप्थल्मस, आइज आपके पास जो है ना एक तरह से बाहर निकल आती हैं ड्यू टू क्वाड्रनस इन्वॉल्वमेंट, ड्यू टू क्वाड्रनस, ये आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह, क्वाड्रनस इन्वॉल्वमेंट, तो ये आप लोगों को इसका पता है। तो ये आते हैं लेटरली, अगर ये ट्यूमर आपके पास मीडियली एक्सटेंड करे तो यहां से MCQ आता है, जो कि जिसके लिए हमने इसको ज्यादा डिस्कस किया है। अगर मीडियली ये करती है ना तो यहाँ पे आपके पास होता है ऑप्टिक क्याज्मा, यहाँ पे आपके पास ट्यूमर कैन compress to optic क्याज्मा, ऑप्टिक क्याज्मा को ये सुप्रेस कर सकता है एंड लीड टू रिजल्ट इसका क्या होगा जी, रिजल्ट आपके पास है लीड टू बाइटेम्पोरल हेमिएनोपिया, बाइटेम्पोरल हेमिएनोपिया। तो बाइटेम्पोरल हेमिनोपिया में क्या है कि आपकी दोनों साइडों की जो मतलब के विजन है ना, विजुअल डिफेक्ट आएगा, मतलब साइडों वाली, ठीक हो गया जी।
तो और लॉस किसकी होगी, मीडियली, बाहर वाली कंट्रोल करती है अंदर वाली को, अंदर वाली बाहर वाली को, क्योंकि जो डेकासेशन, इनकी फाइबर की डेकासेशन आगे होती है। अच्छा बहरहाल वो तो आगे बात करेंगे इंशाल्लाह इसके न्यूरोलॉजी के अंदर। ये सिम्टम आपने यहाँ पे इसके पुट करने हैं, ठीक हो गया। मेरे ख्याल में ये सिम्टम आप लोग क्लियर ये वाले सिम्टम्स। अब मैं वैसे लिख भी सकता था, इस तरह आपको ज्यादा समझ आई है। अगर मीडियली करे ये आपके पास आएंगे, ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर स्पीरियरली करे ये आएंगे, लेटरली करे ये चीजें आएंगी, डाउनवर्ड करे तो आपके पास है ये चीज आएगी। देखिए जी नंबर 2 पे जी, देखें मैंने ये बात किया है कि साइन एंड सिम्टम ऑफ लोकल कंप्रेशन। अगर साइन एंड सिम्टम्स ऑफ लोकल कंप्रेशन ड्यू टू ट्यूमर की वजह से आपके पास, अगर ट्यूमर आपके पास यहाँ पे पड़ा है ना, ये ऊपर भी एक्सटेंड कर सकता है, नीचे भी कर सकता है, मीडियली भी कर सकता है, लेटरली भी कर सकता है। अगर मीडियली हाइपोथैलेमस, यहाँ पे आपके पास क्या है, हाइपोथैलेमस की तरफ करता है तो आपके पास जनाब अली क्या होगा, हाइपोथैलेमस को डैमेज करेगा। हाइपोथैलेमस का हर वो नॉर्मल फंक्शन जो वो कर रहा था वो क्या हो जाएगा, पैथोलॉजिकल हो जाएगा। हाइपोथैलेमस आपको पता है टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस स्लीप को, थर्ड को, हैपेटाइट, जिस चीज को भी वो आपके पास कंट्रोल करता है, सारी की सारी चीजें। या लिखने को तो हम बहुत लंबी लिस्ट लिख सकते हैं, ठीक है। फिर मीडियली आपके पास मेन चीज ये है कि आपके पास ऑप्टिक आजमा एक स्टेशन है, एक रिले स्टेशन है, जहां पे आपके पास ऑप्टिक नर्व के जो फाइबर्स है ना, लेटरल फाइबर्स और मीडियली जो फाइबर्स हैं आपके यहाँ पे क्या करते हैं, आपके पास स्टे करते हैं, ठीक है, आफ्टर डिकासेशन। अच्छा जी, जब यहाँ पे ये स्टे करते हैं, ये इसके सामने ऑप्टिक प्लाज्मा के बिल्कुल सामने आपके पास पड़ी होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर हो जाता है तो वो इसको कंप्रेस कर सकती है। जब इसको कंप्रेस करेगी ऑप्टिक प्लाज्मा को, तो आपके पास इसकी लेटरल जो टेम्पोरल फाइबर है ना, जो लेटरल फाइबर्स हैं, वो पहले क्या आते हैं, पहले वो बाहर थे लेकिन बाद में इसके अंदर वाली साइड पे आ जाते हैं डिकासेशन की वजह से, वो इसलिए कंप्रेस होते हैं, ठीक हो गया जी। अब उसके बाद लेटरली है, लेटरली आपके पास ऑप्थेल्मोप्लेजिया होगा ड्यू टू थर्ड ओकुलर मोटर, और आपके पास फोर्थ ट्रोक्लियर नर्व और अब्ड्यूसेंस नर्व की वजह से जनाब आपके पास क्या होंगे, ऑप्थेल्मोप्लेजिया। और एक्स ऑप्थेल्मस आइस बाहर आपके पास निकले, क्वार्नस आपके पास ये साइनसेस होते हैं, क्वार्नस, ठीक है। तो इसको ये क्या करेगी, इन्वॉल्वमेंट जब करेगी तो फिर ये आइस को बाहर निकलेगी, ठीक हो गया, ये पॉइंट है। अच्छा नेक्स्ट लिखें प्लीज। अच्छा यार ये तो इसके हैं साइड बाय साइड जो पेशेंट में मिल सकते हैं आपको, ये मैं क्यों बता रहा हूं, इसलिए आगे हमने ट्रीटमेंट में इसकी काम करने। लिखिए साइन एंड सिम्टम्स ऑफ रेस्ड आईसीपी। अब मुझे ये बताएं, ट्यूमर अगर होगा मोर देन 1 सेंटीमीटर इन साइज तो वो जगह को घेरेगा ना ब्रेन में, तो इसकी वजह से साइन एंड सिम्टम ऑफ रेस्ड आईसीपी के भी आएंगे, ठीक होगा जी। अब आईसीपी के जो साइन एंड सिम्टम वो क्या है, आज के बाद लिख लें और याद भी रखें। इसके जो साइन एंड सिम्टम्स है ना, आपको साइन उसको कहते हैं जो डॉक्टर देखता है, सिम्टम वो जो पेशेंट बताता है आपको। तो इसमें लिख लें हेडेक, वो बताएगा आपको पेशेंट के, डॉक्टर साहब मुझे हेडेक बहुत ज्यादा है, ठीक हो गया जी। वो बताएगा डॉक्टर साहब आंखों से नजर ब्लर विजन, लिख लें जी, ब्लर विजन जनाब अली आप लोग लिखें। और इसमें आप लोग लिख लें जनाब अली वॉमिटिंग इवन के कर सकता है, ये सारे के सारे सिम्टम वॉमिटिंग कर सकता है। इसमें जनाब अली लिथार्जी। अच्छा अगर एक पेशेंट है वो लिथार्जी के साथ है, वो ड्रोजीनेस कंफ्यूजन के साथ है, तो आप डायग्नोस कैसे करेंगे, उसका डायग्नोस कैसे करेंगे जी। पेशेंट आ गया कंफ्यूजन के साथ, डॉक्टर सामा पेशेंट आ गया कंफ्यूजन के साथ, डायग्नोस करने के लिए क्या करना, हमने मिंट रिकॉल करना ना, मिंट। यही चीज आज मैं क्लास में था, क्लास एक हो रही थी, वहां पे सर पूछ रहे थे, बच्चे से क्वेश्चन था उनका कंफ्यूजन के बारे में, तो डायग्नोस क्या करना है उसका ना, तो नहीं था पता इस चीज का ना। अब मिंट आप लोगों ने याद रखना, ठीक है। तो मिंट आप लोगों को सारा ही पता है, मेटाबॉलिक पैथोलॉजीज आ जाती हैं, इन्फेक्शंस आ जाता है, ठीक है, न्यूरोलॉजिकल आ जाती हैं, फिर और आपके पास टॉक्सिन्स आ जाती हैं। लिथार्जी के बाद जनाब अली, अच्छा एक बड़ा फैक्ट एमसीक्यूज के हिसाब से आप लोगों को पता होना चाहिए, जब आप फंडोस्कोपी करते हैं, लिथार्जी लिख लें डिप्रेस टू लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। लिथार्जी का मतलब डिप्रेस टू लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस।
भाई कॉन्शियसनेस, बंदे को होशो हवास अपने जो है ना, मतलब सुस्ती को कहते हैं ना एक तरह से, ठीक है जी। अच्छा ये चीज नहीं बोलने, जब भी किसी को रेस्ड आईसीपी होगा ना, पेपिलरी एडिमा होगा। क्या होगा? पेपिली, ये लिख लें प्लीज, पेपिली एडिमा। आप लोग क्या करते हैं कि जनाबेली पेपिलास होते हैं, तो आप लोग फंडोस्कोपी करते हैं और आप लोगों को पेपिली एडिमा मिलता है। ये चीज आपको याद रखनी है इसमें। फिर इस पेशेंट में जनाबेली आपके पास कुशिंग ट्रायड होता है। रेस्ड आईसीपी के अंदर लिख लें आपके पास, इसी के अंदर आपने लिखना है कुशिंग, ये वैसे सेपरेट भी पढ़ेंगे, कुशिंग ट्रायड। अब कुशिंग ट्रायड में क्या है ये लिख लें। कुशिंग ट्रायड में आप लोग लिखेंगे जनाबेली इरेगुलर रेस्पिरेशन, नंबर 1 इरेगुलर रेस्पिरेशन, और आप लोग इसमें लिखेंगे पेशेंट के अंदर जनाबेली हाइपरटेंशन विद, हाइपरटेंशन हो भी सकती है नहीं भी, हाइपर टेंशन, ठीक हो गया जी। हाइपरटेंशन विद ब्रेडिकार्डिया या विदाउट ब्रेडिकार्डिया, हाइपरटेंशन विद या विद ब्रेडिकार्डिया या फिर विदाउट ब्रेडिकार्डिया, विदाउट ब्रेडिकार्डिया, ठीक हो गया जी। तो अब उसके बाद ये आपको पॉइंट पता चल गया। थर्ड पे ब्रेडिकार्डिया यहाँ पे लेके आना है, मतलब इरेगुलर रेस्पिरेशन, हाइपरटेंशन विद ब्रेडिकार्डिया या विदाउट ब्रेडिकार्डिया, ये समटाइम हो सकता। मेन जो चीज है हेडिक, ब्लड विजन, पेपिलरी एडिमा, ये चीज, ये पॉइंट्स आपने नहीं बोलना इसमें, ये वाले पॉइंट। उसके बाद आपके पास आ जाता है हाइपरटेंशन, ठीक है, एक तरह से। ओके अच्छा, इसके ना रेज्ड आईसीपी के किन किन कंडीशन में आईसीपी रेज हो सकता है, इसके कुछ डिफरेंशियल डायग्नोज हैं, लिखने हैं डिफरेंशियल डायग्नोज। कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आपके पास इसके मतलब के रेज्ड आईसीपी आ सकता है। कौन कौन सी आप लोग लिख लें जी। इंट्राक्रेनियल मैसिस, मतलब ट्यूमर जितने भी हैं लिख लें, इंट्राक्रेनियल। जब भी किसी को रेज्ड आईसीपी होगा ना, तो आप इंट्राक्रेनियल मैसिस के बारे में सोचेंगे ना तो भाई कोई ट्यूमर वगैरह तो नहीं है। फिर आप लोग देखेंगे कोई ब्लॉकेज ऑफ सीएसएफ, अगर सीएसएफ की ब्लॉकेज, वेंट्रिकुलर जो सिस्टम है उसके अंदर ब्लॉकेज आ जाती है तो सोचेंगे कि नहीं, तो ब्लॉकेज ऑफ सीएसएफ सर्कुलेशन, अगर इसमें जनाबे अली मैं ये कहता हूं जो आपके पास फोरामन मजेंडी, फोरामन लश्क है, अगर इनकी ब्लॉकेज आ जाती है तो फिर भी सीएसएफ ज्यादा होगा। सीएसएफ ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, रेज्ड आईसीपी आपके पास इसके सिम्टम्स आएंगे। फिर इसके बाद आपको ये नजर आ रहा है यहां से, अगर किसी को हेमरेज हो जाती है, और हेमरेज किसको कहते हैं, इंटरनल या एक्सटर्नल ब्लीडिंग। अगर किसी को इंटरनली ब्लीडिंग हो जाती है और ब्लीडिंग आपके पास क्लॉट की फॉर्म में अंदर रह जाती है, तो क्लॉट इन द ब्रेन कैन लीड टू द रेज्ड आईसीपी। तो हेमरेज कोई स्ट्रोक, ठीक है, तो स्ट्रोक वगैरह में। अच्छा जी, उसके बाद हेमरेज के बाद लिखे हाइपरटेंसिव इंसेफेलोपैथी, हाइपरटेंसिव इंसेफेलोपैथी जी, हाइपरटेंसिव इंसेफेलोपैथी, हाइपरटेंसिव इंसेफेलोपैथी। देखें अभी तक आपने इंट्राक्रेनियल मैसेज, ब्लॉकेज ऑफ सीएसएफ सर्कुलेशन, हेमरेज, हाइपरटेंसिव इंसेफेलोपैथी, और इसके बाद आप लोग लिखे हाइपर एल्डो, आप लोग लिखे जी विटामिन ए इंटॉक्सिकेशन, नंबर 5 पे लिख लें विटामिन ए इंटॉक्सिकेशन, तो इसकी वजह से भी आपके पास हो सकता है। उसके बाद एक और कंडीशन है जिसका नाम है हाइपर एड्रीनलिज्म, उसके अंदर भी हो सकता है, ठीक हो गया जी। फिर टेट्रासाइक्लिन ड्रग की इंटॉक्सिकेशन से भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ये चीजें पता होनी चाहिए जब भी किसी का रेस्ट आईसीपी होगा। सो ये थी आपके पास ऑन द बेस ऑफ रेस्ट आईसीपी साइन एंड सिम्टम्स और लोकल कंप्रेशन है। अब ये जो अदर हार्मोन्स है ना, अदर हार्मोन के जो साइन एंड सिम्टम डिपेंड अपॉन विच हार्मोन अफेक्टेड, तो अदर हार्मोन के जो लिखने हैं ना,
साइन एंड सिम्टम ऑफ ड्यू टू अदर हार्मोन्स। ये एक लाइन बस आपने लिखनी है, ड्यू टू अदर हार्मोन्स डिपेंड विच हार्मोन इफेक्ट, मतलब जो भी रेलिवेंट हार्मोन इफेक्ट होगा, जिस तरह गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होगा तो भाई एफएसएच एलएच की बात हो जाएगी, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन होगा टीएसएच आपके पास नहीं आएगा, उसकी बात कर लेंगे। एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन होगा तो उसकी बात कर लेंगे। जो भी हार्मोन होगा उसके रिलेटिव मतलब आपके पास फीचर्स हैं। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना तो आपको ये इतने इंपॉर्टेंट है, हाँ ये दे सकते हैं कि जी पेशेंट को ट्यूमर है, रेज आईसीपी है, साथ में कोई यहां से मतलब कि ना तो उसको थर्स्ट लग रही है ना एपिटाइट है, आइज उसकी बाहर है, ये चीजें आपको दे सकते हैं। और जो इसके अपने फीचर्स हैं एक्रोमेगाली के या गाइगेंटिज्म के वो आएंगे। तो हेडिंग आप देंगे, सबसे पहले तो लिखें प्रेजेंटेशन गाइगेंटिज्म के नीचे, ये आपको समझ आए। देखिए जो साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन साइज है ना ऑफ द ट्यूमर का, अगर तो साइज लेस देन 1 सेंटीमीटर है तो क्या सिम्टम्स आएंगे? नो। अगर ट्यूमर का साइज मोर देन 1 सेंटीमीटर है तो फिर आपके पास सिम्टम्स आएंगे। और सिम्टम कौन कौन से आएंगे? 4 तरह के सिम्टम्स आएंगे। लोकल कंप्रेशन के सिम्टम्स आएंगे, रेज आईसीपी के सिम्टम्स आएंगे और रेलिवेंट अदर हार्मोन के सिम्टम्स आएंगे। और अब इनके अपने सिम्टम्स की भी बात कर लेते हैं कि भाई इनमें क्या सीन होता है आपके पास, एक्रोमेगाली। अच्छा इधर बात करते हैं गाइगेंटिज्म में, लिखे आप लोग कि साइन एंड सिम्टम ऑफ एक्सेस हार्मोन बिफोर पुबर्टी, साइन एंड सिम्टम ऑफ एक्सेस हार्मोन बिफोर पुबर्टी अगर आपके पास ये इंक्रीज हो जाता है तो क्या कुछ हो सकता है। देखें जी भाई पेशेंट के सबसे पहले तो मुझे ये बताएं आपको साइन क्या मिलेगा, टॉल हाइट के या शॉर्ट हाइट? टॉल हाइट। और ये टॉल हाइट आपके पास मोर देन 7 फीट, मोर देन 8, इस तरह आप लोगों का साइन है। अच्छा फिर आपके पास जनाबे अली इसमें इंक्रीज लीनियर बॉडी मास, ऐसे ही है, इंक्रीज लीनियर बॉडी मास। लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट साइन होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। इंक्रीज लीनियर बॉडी मास, फिर आपके पास जनाबे अली थिकनिंग ऑफ स्किन, लिख लें थिकनिंग ऑफ स्किन लीड टू स्वेटिंग, और आपके पास जनाबिल क्या होगी, स्वेटिंग होगी। तो ये भी आपको पॉइंट इसका पता होना चाहिए। फिर ये पॉइंट एक बड़ा इंपॉर्टेंट है जो कि बुक ने दिया हुआ है, टैग ऑफ स्किन, स्किन के ऊपर आपको ना टैग्स मिलेंगे, ठीक हो गया जी। तो ये तो ऑन एग्जामिनेशन है, और ये आपको ना एक्रोमेगाली में भी मिलते हैं और ये आपको इसमें भी मिलते हैं, टैग्स ऑफ द स्किन, ठीक हो गया जी। फिर मतलब एक तरह से ना टैग्स आपके पास ये कर लें कि पैचेस की फॉर्म में, ठीक है, एक तरह पैचेस की फॉर्म में आपको टैग्स मिलेंगे और ये आप लोग चेक भी कर सकते हैं। फिर जरा लिखें जी फीचर्स इसमें एक्रोमेगाली में, साइन एंड सिम्टम ऑफ एक्सेस हार्मोन आफ्टर पुबर्टी, साइन एंड सिम्टम ऑफ एक्सेस हार्मोन आफ्टर पुबर्टी के बाद। अच्छा इसमें क्या होगा आपके पास जनाबे अली, इनलार्जमेंट ऑफ एक्रल बॉडी पार्ट्स, ये बड़ा पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है। इनलार्जमेंट ऑफ एक्रल बॉडी पार्ट्स। अच्छा अब एक्रल बॉडी पार्ट्स आपको पता है कौन कौन से हैं? पहले तो वो लिखे ना, एक्रल बॉडी पार्ट्स की बात करने लगे हैं, पहले वो लिख लें, सच एस जनाबली आपके पास है लिप्स, नोज, मैंडिबल और
आपके पास जनाब अली हैंड्स, फीट, फोरहेड, हैंड्स, फीट, फीट्स, फोरहेड, फोरहेड, इस तरह ये सारे के सारे आपके पास एक्रल बॉडी पार्ट्स हैं। अच्छा, तो लिखें जी इसमें इनलार्जमेंट ऑफ एक्रल बॉडी पार्ट्स के अंदर आप सबसे पहला तो लिखेंगे फ्रंटल बोसिंग। फ्रंटल बोसिंग मतलब क्या कि भाई आपके पास ना ये जो हेड है ना ये आगे की तरफ निकला होगा इन लोगों का, फ्रंटल बोसिंग, ठीक हो गया जी। तो हेड मूव फॉरवर्ड, हेड, फोरहेड, फोरहेड मूव या प्रोट्रूड, प्रोट्रूड फॉरवर्ड, आगे की तरफ ये मतलब कि निकला होगा, ठीक है। ये आपने साइड बाय साइड इसका लिख लेना। फिर लिखे वाइड स्पेस टीथ, वाइड वाइड स्पेस, जो टीथ हैं इनमें स्पेस होगी, वाइड स्पेस टीथ, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर थर्ड पे लिखें जी आप लोग इन लार्ज नोज, इन लार्ज, इन लार्ज नोज। फिर आप लोग लिखें जनाब अली इसमें इन लार्ज लिप्स, इन लार्ज लिप्स। और फिर आप लोग लिखेंगे इसमें इंक्रीज साइज ऑफ मैंडिबल। नंबर 5 पे लिखें इंक्रीज साइज ऑफ मैंडिबल। और पता है इंक्रीज साइज ऑफ मैंडिबल को क्या कहते हैं, ये भी इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिख लें। इसको एक पॉइंट लिखते हैं प्रोग्नेथिज्म, 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 ये पॉइंट आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना है। प्रोग्नेथिज्म ये क्या होता है मैं आपको भी बताने लगा। प्रोग्नेथिज्म का जो रिजल्ट है वो लिखें, इसका जो रिजल्ट है ना वो लिख लें आप लोग कि भाई इसकी वजह से क्या होगा, प्रोग्नेथिज्म की वजह से। वो आपके पास है वॉकिंग बाइट या फिर माल अक्लूजन, मेल अक्लूजन, मेल अक्लूजन। और मेल अक्लूजन की जगह आप कभी कभार बुक में मिलेगा वॉकिंग बाइट, वॉकिंग बाइट। अच्छा जी, वॉकिंग बाइट, VONKING, वॉकिंग बाइट, ये स्पेलिंग वॉकिंग बाइट। अच्छा जी, स्पेलिंग इसके देख लीजिएगा। अच्छा, इसमें क्या होता है, इनमें ना आप लोगों ने इनका जो रिजल्ट है जब मेल अक्लूजन होती है ना, टीथ आर नॉट लिख लें, इसका जो रिजल्ट है, रिजल्ट इसका ये आपके पास आता है कि पेशेंट आपको ये कहेगा कि टीथ आर नॉट अलाइगेंट, अलाइगेंट, अलाइगेंट प्रॉपरली, प्रॉपरली, ठीक होगा जी। अच्छा, अब मेरा देखें, मेरी बात सुने आप लोग, अपने ना माउथ को क्लोज करें, ठीक है, और अपने क्लोज करें मतलब कि मैंडिबल अपर जाओ लोअर जाओ, क्लोज कर, दांतों के ऊपर दांत आते हैं ना, आते हैं। अच्छा, अब जो नीचे वाला मैंडिबल है इसको आगे की तरफ करें, आगे की तरफ करेंगे। जब आगे की तरफ आप करते हैं इसको कहते हैं आपके पास प्रोग्नेथिज्म। बात समझ आ गई? मैंडिबल, मैंडिबल को आगे करें, प्रोग्नेथिज्म। और जब आगे करेंगे फिर क्लोज करें, फिर क्या आपस में क्लोज होंगे टीथ अपर और लोअर? नो। तो सही तरह टीथ आर नॉट लाइगेंट प्रॉपरली, आपस में ये सही तरह से फिर नहीं मिलेंगे। किस कंडीशन में? प्रोग्नेथिज्म, मेल अक्लूजन में, और जब आप लोग बाइट कर रहे होंगे, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट लिखें एमसीक्यूज के लिए, इसमें लिखें नंबर 6, आप लिखें जी इनलार्जमेंट ऑफ हैंड, इनलार्जमेंट ऑफ हैंड, हैंड की इनलार्जमेंट होगी। और पता है इनको इसका जो रिजल्ट है वो क्या है? स्पेड लाइक हैंड, लिख ले, छोटे छोटे से हैंड होते हैं इनके, ठीक है। तो लिखे किनके, नहीं छोटे होंगे, वाइडली, वाइडली ये करेंगे ना, ठीक। आफ्टर पुबर्टी है ना, आफ्टर पुबर्टी बड़े होंगे कि छोटे होंगे? आफ्टर पुबर्टी वाइडली, हाँ लीनियर नहीं होगी, विड्थ वाइज होगी ना। तो रिजल्ट, रिजल्ट लिखे आप लोग के स्पेड, स्पेड लाइक हैंड। और ये आप गूगल से चेक करेंगे, आपको
पता चल जाए। यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट है, उनके हैंड इसी तरह ही है, स्पेड लाइक हैंड, ठीक है, और वो ऑलरेडी पढ़ते भी हैं। नहीं, इनके स्पेड लाइक नहीं है। अच्छा देखें, हाँ इनके ये वाले हैं। देखिए जी, आगे बात कर लेते हैं। नंबर 7 पे लिखें आप लोग, ऑन एग्जामिनेशन। जब आप इनका एग्जामिन करेंगे ना, ऑन एग्जामिनेशन आपको मिलेंगे स्किन टैग्स, स्किन टैग्स मिलेंगे। ये भी आप लोगों को पॉइंट यहां से पता होना चाहिए। और अब आगे बात कर लेते हैं। ये तो 7 फीचर इसके लिख लिए। अब इसमें आपने नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5 लिख लें जी इसमें। अब ये जो फीचर है ना, ये सारे फीचर्स आपको पता होने चाहिए इन पार्ट्स के लिहाज से, एक्रल बॉडी पार्ट्स के लिहाज से। ये फीचर आपको सारे, जिनमें से मोस्ट इंपोर्टेंट ये है, जिनमें से मोस्ट इंपोर्टेंट ये फीचर है, स्पेड लाइक आपके पास हैंड है, ऑन एग्जामिनेशन आपको स्किन टैग्स मिलते हैं। अच्छा लिखें, मसल मैस विल इंक्रीज इन बोथ। जब आपको पता है मसल मैस तो दोनों के अंदर इंक्रीज होगा, ठीक है, तो लिखें मसल मैस, मसल मैस इंक्रीज, मसल मैस इंक्रीज होगा। और इसका जो रिजल्ट होगा वो भी लिख लें। जब मसल मैस इंक्रीज होगा, उसका रिजल्ट आपके पास क्या होगा, उसका आउटकम आपके पास जो होगी वो लिखें। आपके पास जनाब अली हाइपरटेंशन क्या होगी, हाइपरटेंशन। तो ये आप लोगों को इस बात का भी पता होना चाहिए, हाइपरटेंशन भी होगी। ठीक हो गया जी, ओके। हाइपरटेंशन, देखिए मुझे एक बात बताएं, ग्रेटर लेंथ होगी तो ग्रेटर आपके पास रेजिस्टेंस भी होगी ना। जब मसल मैस आपके पास इंक्रीज होगा तो आपके पास जो वेसल्स हैं उनकी लेंथ भी आपके पास उस हिसाब से होगी, उनमें जो ब्लड फ्लो कर रहा है उनमें रेजिस्टेंस भी उस हिसाब से होगी। जब रेजिस्टेंट उस हिसाब को, लेंथ ऑफ ब्लड वेसल में आपके इंक्रीज होगी, वो ग्रेटर रेजिस्टेंट होगी, ग्रेटर रेजिस्टेंस की वजह से आपके पास जो है ना ब्लड भी रेजिस्ट करेगा और हाइपरटेंशन भी होगी। तो इसमें आप लोग ये लिख सकते हैं कि फिजिक्स का ही आपके पास एक रूल है, ये आपके पास रूल है, ये रूल लिख लें, ग्रेटर लेंथ ग्रेटर रेजिस्टेंट, ग्रेटर। अच्छा, ये जो करंट वाली वायर्स होती हैं, जितनी लंबी ज्यादा वायर होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंट होगी ना करंट के लिए, तो सेम इसी तरह ही है। ग्रेटर, ग्रेटर जनाब अली लेंथ, ग्रेटर लेंथ ग्रेटर रेजिस्टेंट, ग्रेटर रेजिस्टेंट, उतनी ही ज्यादा ये। आप लोगों को ये रूल पता होना चाहिए। अच्छा, अब इसमें क्या होगा कि लेंथ ऑफ मसल मैस इंक्रीज होगा और मसल मैस इंक्रीज रिजल्ट हाइपरटेंशन ड्यू टू जनाब अली इंक्रीज लेंथ ऑफ ब्लड वेसल, ब्लड वेसल की लेंथ इंक्रीज होने की वजह से। तो ग्रेटर रेजिस्टेंट इन ब्लड फ्लो लीड टू ग्रेटर रेजिस्टेंट इन ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो में जनाब अली क्या होगी, ग्रेटर रेजिस्टेंट होगी और हाइपरटेंशन आपके पास होगी। अच्छा, सेम ये आपके पास नंबर 8 पे है ना, नंबर 8 पे, और यही आप लोगों ने हाइपरटेंशन इधर भी लेकर आनी है, तो इसी की वही रीजन है। ठीक हो गया, हाइपरटेंशन दोनों में है, ये दोनों के अंदर कॉमन है। ठीक हो गया जी। अच्छा, फिर आपके पास लिखें जी ग्लोसोमेगैली, नंबर 6 पे लिखें ग्लोसोमेगैली। ग्लोसोमेगैली क्या है आपके पास, इनलार्ज टंग, टंग की क्या होती है आपके पास, इनलार्ज होती है ड्यू टू एनाबोलिज्म ऑफ प्रोटीन। किसकी वजह से, ड्यू टू एनाबोलिज्म ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की एनाबोलिज्म होने की वजह से। तो सेम नंबर 8 पे और नंबर 9 आपने सेम इसका भी वही है, मतलब लिख लें, चलें ग्लोसोमेगैली इन लोगों में भी आपके पास होती है। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब यहां पे एक बात आपने समझनी है, प्लीज ये लिखनी है जी, ओके। अच्छा, इसमें ना ये जो ग्लोसोमेगैली होती है ना, ये आपने, या मैक्रोग्लोसिया भी इसे कहते हैं, ग्लोसोमेगैली या फिर इसको
ग्लोसिया भी कहते हैं, मैक्रोग्लोसिया। अच्छा, इसकी आगे फिर कॉम्प्लिकेशन है, ये अब याद रखिएगा कि इसकी लिखे कॉम्प्लिकेशन। जब बड़ी तंग हो जाती है ना, ये गोश्त का जो एक तरह से लोथरा जो है, ये जब बड़ा होता है तो ये क्या करता है, ये जनाब अली सोते वक्त ना, जब आप सोते हैं तो ये गोश्त का भरा हुआ लोथरा ये आप लोगों को मतलब कि एक बैक फॉल करता है, टांग जो है ना आपके पास फॉल बैक करती है, ठीक है। तो जब फॉल बैक करती है तो उसका रिजल्ट आता है, इसका रिजल्ट जो है ना, इसकी जो कॉम्प्लिकेशन है वो आपको मिलती है स्नोरिंग की शक्ल में, SNORING, स्नोरिंग। वो जो खराटे नहीं मतलब के मारते इसमें, ठीक है, साउंड ड्यूरिंग इनहेलेशन एंड एक्सपायरेशन, ठीक है, ये आपको मिलता है साउंड, अबनॉर्मल साउंड है एक तरह से, अबनॉर्मल साउंड ड्यूरिंग जनाबेली इनहेलेशन एंड एक्सपायरेशन, ठीक हो गया। ये किसकी वजह से है, ये इसकी मैक्रोग्लोसिया की वजह से है ना। अच्छा, जब टांग आपके पास बैकफॉल करती है ना, तो उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन इन रेस्पिरेटरी पैसेज, और ये इसकी एक तो ये है कि ऑब्स्ट्रक्शन इन रेस्पिरेटरी जनाबेली आपके पास पैसेज, रेस्पिरेटरी पैसेज, जो रेस्पिरेटरी पैसेज है इसमें क्या करती है आपके पास है ऑब्स्ट्रक्शन। और जब ये ऑब्स्ट्रक्शन होती है ना, इसका एक रिजल्ट है, बुक ने लिखा हुआ है इसको, आप लोग जब पढ़ेंगे आपको पता चलेगा। इसका रिजल्ट है स्लीप आपके पास डिस्टर्बेंस होगी, और इसको कहते हैं आपके पास स्लीप, जब डिस्टर्बेंस होगी ना उसको कहते हैं स्लीप एपीनिया। क्या लेके आती है, स्लीप एपनिया, स्लीप एपनिया। तो ये स्लीप एपनिया आपके पास जो आते हैं ना, वो इस वजह से आपके पास आती है। और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया क्या होगी, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, ठीक हो गया जी। पता ये चला कि मैक्रोग्लोसिया की वजह से दो चीजें आई हैं, एक तो स्नोरिंग है और दूसरी आपके पास क्या है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ये बुक ने आपके पास मेंशन की है एज ए सिम्टम, ठीक होगा। अब कैसे आती हैं ये मैंने आपको बात है बता दी है। अच्छा जी, क्या इसमें नंबर 10 मुझे एक बात बताएं, कार्पल टनल सिंड्रोम इसमें लिखें कि उसमें लिखें, इसमें लिखेंगे ना तो लिख लें कार्पल टनल सिंड्रोम। तो कार्पल टनल सिंड्रोम आप लिखेंगे, कार्पल टनल सिंड्रोम के अपने सिम्टम्स हैं और ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ड्यू टू इंक्रीज एनाबोलिज्म ऑफ प्रोटीन, मुझे एक बात बताएं, कार्डियोमेगाली होगी ना, तो कार्डियोमेगाली इधर भी लिख लें और उधर भी लिख लें, दोनों में होगी। तो लिख लें कार्डियोमेगाली ड्यू टू इंक्रीज प्रोटीन एनाबोलिज्म की वजह से, ठीक है, इन द हार्ट, इन मायोकार्डियम, ठीक हो गया। ये भी आपको अच्छा हाइपरट्रोफी मिल सकती है ना, कार्डियोमेगाली या फिर हाइपरट्रोफी भी आपका पॉइंट आपको लिखा मिल सकता है, हाइपरट्रोफी। तो ये भी आपके साथ पॉइंट यहां से क्लियर हो गया। अच्छा जी, जब हाइपरट्रोफी होगी डायसिस्टोलिक डिसफंक्शन हो सकता है ना, हाँ जी, तो कैन लीड टू डायसिस्टोलिक फंक्शन, और इवन के आप अच्छा यहां पे भी ये लिखने हैं कार्डियोमेगाली यहां पे भी लिखेंगे, हाइपरट्रोफी यहां पे हाइपरट्रोफी लिख लें, हाइपरट्रोफी सेम वही है जी, ये कॉमन है, कॉमन फीचर। अच्छा, कार्डियोमायोपैथीज हेपेटो, हाँ लीवर की प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन एज ए कंपनसेटरी जब आपके पास कार्डियोमायोपैथीज होंगी, इस्कीमिक हार्ट डिजीज होंगी, ठीक है। तो देखें ये जो कार्डियोमायोपैथी या कार्डियोमेगाली हाइपरट्रोफी कैन लीड टू, ये इसकी जो कॉम्प्लिकेशन है ना, इनकी जो कॉम्प्लिकेशन वो इस्कीमिक हार्ट डिजीज है,
जिसमें आपके पास अंजाइना पेक्टोरिस, जिसमें आपके पास मायोकार्डियल इन्फेक्शन, तो वो आप लोगों को पता। अब मायोकार्डियल अंजाइना पेक्टोरिस आपके पास स्टेबल, फिर आगे एमआई के अंदर अनस्टेबल अंजाइना, ठीक है, और एमआई की अपनी भी स्टेमी एमआई, नो स्टेमी एमआई, वो आगे इंशाल्लाह इसकी बातें करेंगे। चलें जी, कार्डियोमायोपैथिस लिख लिया आप लोगों ने कि नहीं? इसमें लिखे नंबर 8 कार्डियोमायोपैथिस। कार्डियोमायोपैथिस, अच्छा ये वैसे मैं आपको बता ही जा रहा हूं, करने को बहुत सारी इसकी लिस्ट है। तो इसके बाद लिखें अरिदमियास, अरिदमियास आ सकते हैं, हो सकते हैं, ठीक हो गया जी। अच्छा उसके बाद अरे अच्छा ये सेम इनमें भी है, ठीक है। कार्डियोमायोपैथिस इधर लिख लें नंबर 12 पे ना, इसमें भी लिखें कार्डियोमायोपैथिस, कार्डियोमायोपैथिस, और इसमें भी लिखें आप लोग जनाब अली अरिदमियास, अरिदमियास इसमें भी आप लोग लिखें, ठीक है। अच्छा तो ये सारे। अच्छा अब मुझे ये बताएं डायबिटीज के रिलेटेड क्या ख्याल है? इसमें 12 और ये 13 ये 14 एक्रोमेगाली में डायबिटीज कौन सी होगी? टाइप 2, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, और एक ना फ्रैंक डायबिटीज मेलाइटस भी आपके पास लिखा होगा, आपको वर्ड मिलेगा, ठीक है, तो वो यही है, ठीक है। अच्छा फिर हेपेटोमेगाली, हेपेटोमेगाली, क्योंकि भाई अगर प्रोटियोजेनेसिस का प्रोसेस लीवर में होता है तो हेपेटोमेगाली, हेपेटोमेगाली। और फिर आपके पास जनाब स्प्लीनोमेगाली, स्प्लीनोमेगाली, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा ये सारे मैंने इसमें लिख दिए हैं, और सेम आप इसमें भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि भाई फीचर तो अब बहुत सारे हैं, एक चीज बात याद रखें, क्लोन पोलप्स आर कॉमन इन द एक्रोमेगाली, एमसीक्यूज है ये भी। 17 नंबर, क्लोन पोलप्स, पोलप्स कॉमन, ये कॉमन होते हैं, मतलब क्लोन कैंसर भी इसको कहते हैं, किसमें? इस एक्रोमेगाली के अंदर, ठीक हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। लिख लें जी, एमसीक्यूज लिखें, एमसीक्यूज लिख लें इसी बेस पे, ये लिखा हुआ है, ये आपने लिख लिया है ना सारे। अच्छा इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम मेरे ख्याल में आपको भी समझ आ गई होगी, आपने कॉमन तो याद नहीं करने, ठीक है। इसमें लिखें जरा प्लीज एमसीक्यूज, एमसीक्यूज लिखें, रिस्क ऑफ विच, risk of which malignancy, risk of which malignancy in case of risk of which malignancy in case of एक्रोमेगाली, एक्रोमेगाली, तो आप लोग बताएंगे कौन से हैं जी? क्लोन कैंसर, यहाँ पे क्लोन पोलिप्स आपके पास वही क्लोन कैंसर आपके पास जो है ना आते हैं। सो आफ्टर क्लिनिकल प्रेजेंटेशन हम पेशेंट के जो है डायग्नोस को कंफर्म करेंगे, तो लिखें जी इन्वेस्टिगेशन, इंटरनल मेडिसिन में 4 ही तो चीजें हम कर रहे हैं, एटियोलॉजी, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट, ठीक है। तो लिखें जी आप लोग इसमें जनाब अली इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन। अब इन्वेस्टिगेशन में एमसीक्यूज यहां से जी, इन एमसीक्यूज में क्या है, आप लिखे स्क्रीनिंग टेस्ट, नंबर 1 लिखे लेबोरेटरी टेस्ट या स्क्रीनिंग टेस्ट, लैब CK2 ने लिखा हुआ है लैब टेस्ट, इसी का नाम है स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग टेस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट। अच्छा इसमें क्या है आपके पास के मयर, लिख लें प्लीज, मयर, मयर स्मेटोमेडिन सी लेवल, स्मेटोमेडिन सी लेवल, स्मेटोमेडिन सी के लिए लेवल को आप क्या करते हैं जी? मयर करते हैं, जो कि आपको ये क्या मिलेगा एक्रोमेगाली में इनके। अच्छा ये आप लोग ना स्पेशली
एक्रोमेगाली के नीचे लिखेंगे। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, स्पेशली ये एक्रोमेगाली के नीचे लिखे। अच्छा, मेजर स्मेटोमेडियन सी लेवल जो कि विल इंक्रीज इन एक्रोमेगाली में क्या होगा जी, इंक्रीज आपके पास होगा। अच्छा, अभी ना देखें जो न्यू बुक्स है ना, पहले तो ये आपके पास मतलब कि लिखा होता था, ठीक है। अभी जो न्यू है उसमें क्या लिखा हुआ है कि बेसल ग्रोथ हार्मोन लेवल, लिख ले, ये जरा लिखिएगा बेसल, जी जी इसी में बेसल ग्रोथ हार्मोन, इसको जो इंटरनल मेडिसिन ने लिखा जो है ना नाम दानिश की बुक, उसने लिखा हुआ है बेस लाइन, इसको बेसल ग्रोथ भी कहें या बेस लाइन कहें, एक ही बात है। बेसल ग्रोथ हार्मोन लेवल इफ, ये बात लिखिएगा, इफ मोर देन 0.4 माइक्रोग्राम 4 माइक्रोग्राम, या फिर आपके पास इसी को लिखें 1.2 मिली इंटरनेशनल यूनिट इक्विवेलेंट पर डेसीलीटर, ठीक है। या फिर मोर देन 0.4 माइक्रोग्राम या 1.2 मिली इंटरनेशनल यूनिट इक्विवेलेंट पर डेसीलीटर, ये आपको मिल जाए, ठीक होगा जी। बेसलाइन ग्रोथ हार्मोन, एक बात ये वैसे सुन लीजिएगा कि ये जो है ना बेसलाइन या बेसल ग्रोथ हार्मोन लेवल टेस्ट लेवल, ये इतना रिलायबल नहीं है। इसके साथ भी ये लिख लें कि इज नॉट रिलायबल, मैं इसकी बात बताने लगा, नॉट रिलायबल, ठीक होगा जी, नॉट रिलायबल टेस्ट, ये इतना कोई रिलायबल टेस्ट आपके पास नहीं है। अच्छा जी, जब आप पास स्क्रीनिंग करते हैं तो मेजर करते हैं स्मेटोमेडिन सी को, और एक्रोमेगाली में इसका लेवल क्या होगा आपके पास, रेज होगा। नेक्स्ट प्लीज, क्योंकि रीजन क्या है, आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि आपके पास आफ्टर प्यूबर्टी तो काम नहीं कर सकता, कार्टिलेज काम नहीं कर रही होती, तो फिर देन आपके पास इसका लेवल आपके पास क्या होता है, ज्यादा होगा, आपको रेज मिलेगा। एक बात क्लियर हुई यहां से। अच्छा, एक ना नोट लिखें, एक नोट लिख लें। नोट आप लोग लिखेंगे कि मेजर इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, मेजर इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 लेवल टू कंफर्म, ये कंफर्म करेगा लेवल टू कंफर्म एक्रोमेगाली not to growth hormone level, not to growth hormone level, मैंने क्या लिखा है भला, मैंने लिखा कि मेजर इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1 लेवल टू कंफर्म एक्रोमेगाली, नॉट टू ग्रोथ हार्मोन लेवल। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये CK2 ने लिखी हुई है और हर बंदे को समझ नहीं आई, मुझे पता है। इन पॉसिबल इन लिवर सिरोसिस पेशेंट। और अब अगर आपसे कोई पूछे कि भाई लिवर सिरोसिस में ये सीन occur in liver cirrhosis patients, भाई लिवर सिरोसिस अगर किसी को पहले ही उसमें मे बी कि भाई स्मेटोमेडिन सी ना बने लिवर सिरोसिस की वजह से, लेकिन ग्रोथ हार्मोन का लेवल में भी इंक्रीज हो, ठीक होगा। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि भाई इस हो सकता है लिवर सिरोसिस वाले में, मुझे बात बताएं, लिवर सिरोसिस वाले पेशेंट में स्मेटोमेडिन सी या IGF-1 का लेवल कम मिलेगा कि ज्यादा, कम मिलेगा ना, लेकिन उसके साइन एंड सिम्टम सारे एक्सेस ग्रोथ हार्मोन वाले हैं,
तो क्या फिर आप ये बात को कह सकते हैं ना कि मेजर IGF-1 लेवल टू कंफर्म एक्रोमेगाली, नॉट टू ग्रोथ हार्मोन लेवल। ये बात क्लियर होगी। नेक्स्ट प्लीज, एक और नोट लिख लें, यहां पे एक और नोट लिखें, साइड बाय साइड नोट लिखें। रैंडम ग्रोथ हार्मोन, रैंडम ग्रोथ हार्मोन level should not be used for diagnosis of acromegaly। एक्रोमेगाली के लिए जनाब अली रैंडमली जो है ना रैंडमली ग्रोथ हार्मोन लेवल शुड नॉट बी यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ एक्रोमेगाली। मतलब क्या कि भाई आप कभी भी किसी भी टाइम इसका टेस्ट नहीं कर सकते। जिस तरह आप शुगर, ब्लड शुगर लेवल को चेक करना हो तो भाई आपने एक टाइम बताना है ना, या तो आप फास्ट में करेंगे या फैट स्टेट में करेंगे। तो आप इसमें, आपको पता है ये हमने पढ़ा था पल्साटाइल फैशन में ये रिलीज होता है, ऐसे ही है ना। जब इसकी पल्स आती है तो ये बहुत ज्यादा रिलीज होता है, उस टाइम बहुत ज्यादा काम भी करता है, लेकिन अगर पल्स नहीं आती ये स्टॉप होता है, मतलब नहीं आता। इसलिए रैंडमली आपने कभी नहीं इसको चेक करना। मेरी बात क्लियर होगी यहां से। नेक्स्ट आगे लिखें डायग्नोस्टिक टेस्ट या कंफर्मेटरी टेस्ट, एमसीक्यूज। स्क्रीनिंग टेस्ट क्या है? मेजर स्टोमेटोमेटिन सी लेवल, ठीक हो गया। ये एमसीक्यूज है जी, इसके ऊपर भी लिख लें एमसीक्यूज। अगर कोई स्क्रीनिंग टेस्ट पूछे आपको एक्रोमेगाली में तो आपने ये बताना है। अगर कोई कंफर्मेटरी टेस्ट पूछे, लिखें जी कंफर्मेटरी टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट या फिर कंफर्मेटरी टेस्ट। तो इसमें आपके पास क्या है, लिख लें एमसीक्यूज है जी। प्ले रोल एज ए डायग्नोस्टिक इन डिसऑर्डर, इसमें आप लोग लिखेंगे जनाबे अली OGST, बहुत अच्छा करके लिखा हुआ है फर्स्ट SK2 ने। ओरल ग्लूकोज सुप्रेशन टेस्ट, सुप्रेशन टेस्ट। अच्छा, इसी को ना कभी कभार ऐसे भी लिखा होता है OGGT, मतलब क्या, ओरल सॉरी टी GTT, OGTT मतलब ओरल ग्लूकोज, और आगे टॉलरेंस टेस्ट। तो ये इसकी बात हम कर लेते हैं। अच्छा जी, इसमें आपने ना, इसमें ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में ये बात याद रखनी है, साइड बाय साइड इसका लिख लें। इसके साइड बाय साइड आप लोग ये बात लिख लें कि प्ले रोल, ये जो टेस्ट है इसकी एक सिग्निफिकेंट है, प्ले रोल एज ए डायग्नोस्टिक टेस्ट इन टू डिसऑर्डर। अच्छा, ये आज के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि दो ऐसे डिसऑर्डर हैं जिनमें ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ओरल ग्लूकोज सप्रेशन टेस्ट उसी का सेम ना, दो डिसऑर्डर में ये रोल प्ले करते हैं। एक तो आपके पास एक्रोमेगाली है, एक आपके पास एक्रोमेगाली, और सेकंड पे आपके पास है डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज आपके पास, डायबिटीज सॉरी इन डाउट, अगर किसी में डायबिटीज आपके पास डाउट में है ना, मतलब आपको शक है कि डायबिटीज, आप उसमें भी ये टेस्ट करते हैं, ठीक है, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। अच्छा, कि अगर देखें मेरी बात सुने, अगर इंसुलिन होगी तो ये क्या करेगा, ग्लूकोज का अपटेक करवा देगा। अगर इंसुलिन ना हुई तो हाइपरग्लाइसीमिया मजीद बढ़ जाएगा। बात समझ गए कि नहीं समझे? तो अब आ जाते हैं जी आगे। चले, एक्रोमेगाली में क्या सीन है ये आप लोग देखिए। इसमें एक सेंटेंस लिख लें, इसमें सेंटेंस लिखें, ग्रोथ हार्मोन लेवल विल
will remain, growth hormone level will remain elevated. ये बात थोड़ी सी समझने वाली, remain elevated despite ग्लूकोज एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे आपने ग्लूकोज को एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है जी। अच्छा, इसका मतलब क्या है, अब आपने ये समझना, अब ये आपको पता है, आपने ये किया कि ग्रोथ हार्मोन विल रिमेन एलिवेटेड, ये आपका रेज ही रहेगा चाहे आपने ग्लूकोज को क्या किया, एडमिनिस्ट्रेट किया। अच्छा, ये टेस्ट करते कैसे हैं? जिस तरह के आप लोगों ने वाटर डेप्रीवेशन टेस्ट किया था ना, अब इसका भी एक प्रोटोकॉल है, छोटा सा इसका एक प्रोटोकॉल है, और इसमें कैसे आपने ये टेस्ट करना है ये लिख लें। अच्छा, इसमें आप लोग लिखें जी, एडवाइस करते हैं, पहले आपने क्या करना है, एडवाइस करनी है पेशेंट को। एडवाइस क्या करेंगे, मिडनाइट खाना पीना आपने पेशेंट का बंद कर देना, ठीक है। तो स्टॉप ईटिंग एट टिल मिडनाइट मतलब कि रात के 12 बजे ना आपने पेशेंट को कहना है जी अब आपने कुछ नहीं खाना पीना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सुबह 9 बजे आपने लैब पे पेशेंट को बुला लेना है। कॉल टू पेशेंट एट 9 AM इन क्लिनिक, इन लैब में आपने इसको बुला लेना है, ठीक है जी। और टेस्ट आपने स्टार्ट करना है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, स्टार्ट टेस्ट को आपने स्टार्ट करना है। अच्छा, इसमें टेस्ट में क्या स्टार्ट कैसे करना है, आप क्या करेंगे जनाब अली, 100 ग्राम ग्लूकोज, 100 ग्राम ग्लूकोज मिक्स इन 300 ml वाटर, 100 ग्राम ग्लूकोज मिक्स इन 300 जनाब अली वाटर, और and give and administrate to patient orally आप पेशेंट को मतलब कि वो दे देंगे, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब क्या करना है, सिर्फ इनाम-दानिश की बुक इसमें लिखती है सिंपल, वैसे तो इसको ना क्या किया जाता है कि आप आफ्टर 30 मिनट, आफ्टर 60 मिनट, आफ्टर 120 मिनट आप इसको चेक करते हैं, लेकिन जस्ट आपने क्या करना है कि आफ्टर इनटेक जैसे इनटेक कर लिया, आफ्टर इनटेक ऑफ 60 मिनट लेटर, बाद में लेटर टेक ब्लड सैंपल, आप ब्लड सैंपल लेंगे। वैसे तो ये ब्लड सैंपल आपने आफ्टर 30 भी लेना है, आफ्टर 60, आफ्टर 120, आफ्टर 150, ये एक साइड पे आप लोग लिख सकते हैं कि आफ्टर इनटेक ऑफ ग्लूकोज प्लस वाटर मिक्स सोल्यूशन जनाब अली आफ्टर 60 मिनट, 30 मिनट, 120 मिनट एंड 150 मिनट आपने सैंपल, लेकिन मैंने यहाँ पे आफ्टर इनटेक ऑफ 60 मिनट लेटर टेक ब्लड सैंपल, आपने ब्लड सैंपल लेना है और चेक, इसमें आपने क्या करना है, चेक जनाब अली ब्लड शुगर लेवल, ब्लड शुगर लेवल, आपने ब्लड शुगर लेवल उसका चेक करना है, और आपने चेक करना है जनाब अली ग्रोथ हार्मोन का लेवल, ग्रोथ हार्मोन लेवल। अच्छा जी, रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, अच्छा इसमें लिखें रिजल्ट लिखें आप लोग के जनाबे अली। अच्छा, मुझे ये बताएं, ग्रोथ हार्मोन की प्रेजेंस में
इंसुलिन के रिसेप्टर आपके पास इनहिबिट होते हैं, ऐसे है। अगर ग्रोथ हार्मोन का लेवल ज्यादा हुआ तो हाइपरग्लाइसीमिया मजीद होगी ना, ऐसे ही है ना। मतलब कि ग्लूकोज को अपटेक तो नहीं करवाएगा कोई बंदा। अगर ग्रोथ हार्मोन का लेवल नॉर्मल हुआ तो ग्लूकोज आपकी अपटेक होगी इन द प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन रिसेप्टर भी आप यहां तक आपको पता चल गया। इफ लोवेस्ट ग्रोथ हार्मोन लेवल, इफ लोवेस्ट ग्रोथ हार्मोन लेवल, अगर ग्रोथ हार्मोन का लेवल लोवेस्ट हुआ, मोर देन if lowest growth hormone level more than 1 microgram पर डेसीलीटर, या फिर आप लिखें इसको 3 मिली इंटरनेशनल यूनिट इक्विवेलेंट पर डेसीलीटर, या ये वाली आज। तो डायग्नोस आपके पास क्या होना चाहिए जनाब अली? अगर इतना आपको लेवल मिल जाता है तो डायग्नोस एक्रोमेगाली है। डायग्नोस है जी एक्रोमेगाली। अगर आपको ग्लूकोज देने पे ग्रोथ हार्मोन का लेवल फिर भी मिले कितना, 1 माइक्रोग्राम या 3 मिली इंटरनेशनल यूनिट इक्विवेलेंट पर डेसीलीटर, तो आपका डायग्नोस एक्रोमेगाली होगा। ये बात आपको समझ। हाँ, दूसरी तरफ ये भी बात है, जब ग्लूकोज लेवल देगा और आप ब्लड शुगर लेवल चेक करेंगे ना, तो अगर ग्रोथ हार्मोन का लेवल ज्यादा है, इफ ग्रोथ हार्मोन लेवल एंड लिख लें एक्रोमेगाली एंड इंक्रीज हाइपरग्लाइसीमिया के हाइपरग्लाइसीमिया। ये बात आपको क्लियर हुई। अगर ग्रोथ हार्मोन का लेवल ज्यादा है, ग्लूकोज का लेवल फिर ज्यादा होगा। अगर ग्रोथ हार्मोन का लेवल कम है, ग्लूकोज का लेवल भी कम होगा। क्यों? क्योंकि भाई ग्रोथ हार्मोन के प्रेजेंस में इंसुलिन के जो रिसेप्टर्स हैं वो इनहिबिट होते हैं। ये फिजियोलॉजी से आप लोग जानते हैं। मेरे ख्याल में ये टेस्ट आपको समझ आ गया कैसे करना है। ग्रोथ हार्मोन लेवल रिमेन एलिवेटेड रहेगा आपके पास जनाब अली, डिस्पाइट ग्लूकोज एडमिनिस्ट्रेट करने के बाद भी। कैसे करना है ये आप लोगों के पास है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं। अच्छा, इसमें अगर आपको कम से कम भी वैल्यू मिलती है ना इसकी, 1 माइक्रोग्राम या इंटरनेशनल यूनिट पे जाएं, लाइक लैब में जाएं, यूएसएमएल के क्वेश्चंस में जाएं, तो 3 मिली इंटरनेशनल यूनिट इक्विवेलेंट पर डेसीलीटर, तो आपने एक्रोमेगाली वहां पे डायग्नोस बनाना। लिखे इसके अदर इन्वेस्टिगेशन क्यों, मुझे आप बताएं। अदर इन्वेस्टिगेशन क्यों करेंगे जी? क्योंकि आई भी तो इन्वॉल्वमेंट हो रही है ना, बताएं आई की। तो लिखे जी अदर इन्वेस्टिगेशन और अदर इन्वेस्टिगेशन में आप आई एग्जामिन करेंगे ना, आई एग्जामिनेशन में आप लोगों ने क्या करना है कि रूल आउट बाई टेम्पोरल हेमिनोपिया। क्या ख्याल है? रूल आउट बाई टेम्पोरल हेमिनोपिया, इस स्पेलिंग देख लीजिए। अच्छा, हेमिनोपिया। वी नो कि जनाब अली आपके पास मेटोट्रोफिक एडिनोमा कैन कंप्रेस टू ऑप्टिक कियाज्मा, और उसकी वजह से आपके पास बाइटेम्पोरल हेमिनोपिया आ सकता है। ठीक है। अच्छा, फिर आप लोग मुझे बताएं कि जनाब अली आप ईसीजी या इको करेंगे कि नहीं? ईसीजी या फिर इको, आजकल इसको ईकेजी भी कहते हैं ना, इको आपके पास अलग चीज है, इकोकार्डियोग्राफी। अच्छा जी, देखें ये आपको क्या किसको रूल आउट करना है? रूल आउट हाँ जी, किसको? हार्ट को रूल आउट कर लेंगे। हार्ट पैथोलॉजी को रूल आउट कर लेंगे कि भाई इस बंदे को ये तो मसला नहीं है। फिर जनाब अली देखिए ना, अगर एल्डरली पेशेंट है, ओल्ड एज पेशेंट है, उसको एक्रोमेगाली हो जाए तो ड्यू टू मेटोट्रोफिक एडिनोमा, ग्रोथ हार्मोन का लेवल बहुत ज्यादा, वो अरिथमिया करवा दे, पेशेंट की डेथ हो सकती है ना, इसलिए रूल आउट करना आपको जरूरी है। अच्छा, आपने क्या करना है जी, इसमें रूल आउट करते हैं हार्ट पैथोलॉजी सच एज, लिख लें हाइपरट्रोफी को आप रूल आउट करते हैं। फिर और अस्कीमिक
हार्ट डिजीज को रूल आउट करते हैं, फिर कार्डियोमायोपैथीज को रूल आउट करते हैं, कार्डियोमायोपैथीज को रूल आउट करते हैं। तो ये आपने सारी की सारी रूल। फिर आप लोग करते हैं जी ब्लड शुगर लेवल, ब्लड शुगर लेवल, ये भी आपने टेस्ट करना है। अच्छा, इसमें क्या करेंगे, ब्लड शुगर लेवल को आप चेक कर लेंगे और आपको क्या मिल सकती है, डायबिटीज टाइप, रूल आउट टू डायबिटीज मेलाइटस, रूल आउट डायबिटीज मेलाइटस। और आपको एक्रोमेगाली में कौन सी रूल आउट करनी है, टाइप 2 डायबिटीज होती है, रिसेप्टर। फिर लिखें जी कि किडनी को भी रूल आउट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, किसकी वजह से, क्योंकि हाइपरटेंशन कैन डैमेज टू द किडनी, ऐसे है। तो लिख लें RFT, रीनल फंक्शन टेस्ट। तो भाई रूल आउट किडनी को भी रूल आउट करेंगे। वाई अगर यहां से आपको पूछे वाई, ड्यू टू हाइपरटेंशन कैन डैमेज टू किडनी, तो ये भी आपको पता। फिर हाँ जी, क्लोनोस्कोपी करेंगे कि नहीं करेंगे, क्लोनोस्कोपी किसके लिए, रूल आउट क्लोन कैंसर को पोलप्स जो बने होते हैं उनको रूल आउट कर लेंगे। फिर MRI करेंगे कि नहीं करेंगे, MRI किसके लिए जी, MRI रूल आउट जनाबे अली, हाँ जी पिट्यूटरी, रूल आउट पिट्यूटरी एडिनोमा, पिट्यूटरी स्मेटोट्रोफिक एडिनोमा। और जनाब अली या फिर आप सेलर लीजन को, बुक में लिखा हुआ है सेलर लीजन को रूल आउट करते हैं, सेलर टर्सी का ना, सेलर लीजन। तो ये भी आपको पॉइंट पता होना चाहिए। सो ये है जी आपके पास इन्वेस्टिगेशन, जो 3-4 आपने याद रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कंफर्मेटिव या डायग्नोस्टिक आपने याद रखनी है, OGTT और स्क्रीनिंग टेस्ट, स्मेटोमेडिन सी लेवल आपने चेक करना है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट, बाकी ये तो आपके पास अदर इन्वेस्टिगेशन जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। सो आफ्टर इटियोलॉजी, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, इन्वेस्टिगेशन, हम अब पेशेंट का क्या करेंगे, ट्रीटमेंट। तो लिखे जी नंबर 4-5 पे, ट्रीटमेंट या फिर मैनेजमेंट वे फ्रॉम इंटरनल मेडिसिन, कि आप इस पेशेंट को ट्रीट कैसे करेंगे। तो इसमें 3 स्टेप ट्रीटमेंट है, 3 ऑप्शंस है इसमें, 3 ऑप्शंस आपको पता है ना, ट्यूमर है तो ट्यूमर में 3 ऑप्शंस ही हैं, सर्जिकल ट्रीटमेंट है, मेडिकल ट्रीटमेंट एंड रेडिएशन ट्रीटमेंट आपके पास। सबसे पहले इसके अंदर अगर मुझे एक बात बताएं, मैं आपसे पूछता हूँ, सर्जिकल ट्रीटमेंट है, मेडिकल ट्रीटमेंट है और रेडिएशन ट्रीटमेंट, रेडियोथेरेपी है। अगर एक पेशेंट है वो आपके पास आ जाता है, डॉक्टर साहब हेडिक बहुत ज्यादा है, ब्लड विजन है, आपने फंडोस्कोपी की, पेपिलरी एडिमा था, आपने, वो कहता है डॉक्टर साहब देखने में बड़ी प्रॉब्लम चाह रही है, ब्लड विजन है, विजुअल डिफेक्ट भी आ रहे हैं। आपको ये बात समझ आई कि यार इसमें मैक्रो आपके पास क्या है, एडिनोमा है और इसने कंप्रेशन सिम्टम्स हैं, क्या उस टाइम आपको ब्लड विजन की वो बंदा बात बता रहा है, क्या सर्जिकल ट्रीटमेंट करेंगे कि मेडिकल ट्रीटमेंट। पता ये चला कि भाई आपके पास एक्रोमेगाली में फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट इज अ सर्जिकल ट्रीटमेंट। तो लिख लें प्लीज, नंबर 1 सर्जिकल ट्रीटमेंट। तो आपके पास जनाब अली सर्जिकल ट्रीटमेंट में आपने 2 वे पढ़े थे। आपने कहा था कि पिट्यूटरी ग्लैंड में हम 2 तरीकों से जा सकते हैं, एक ट्रांस फ्रंटल वे था, एक आपके पास ट्रांससिफिनॉइडल वे था। तो बेस्ट वे इज अ ट्रांससिफिनॉइडल, लेकिन बुक आपके पास जो इंटरनल मेडिसिन नामदानिश वाली है उसमें दोनों ही लिखे हुए हैं, लेकिन फर्स्ट एड CK2 में एक लिखा हुआ है, ये लिख लें, ट्रांस लिख लें जी, ट्रांस MCQs है ये सर्जिकल जो है ना, ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट इफ पेशेंट प्रेजेंट इन clinic with local compression and raised ICP sign and symptom। मेरी बात समझ गए आप लोग।
फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है, अगर ये चीज आएगी तो लिख लेंगे ट्रांसफिनाइडल रिसेक्शन, ट्रांसफिनाइडल सर्जिकल रिसेक्शन, सर्जिकल रिसेक्शन। बजाय इसके कि ये बंदा और काम खराब करे, आप क्या करते हैं, उस मांस को ही बाहर निकाल देते हैं। तो अब ये किस लिए करते हैं, जब आप ये सर्जिकल ये करेंगे तो आप क्या, इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, सॉरी इसका जो रिजल्ट है वो क्या मिलेगा, इसका रिजल्ट है, लिख लें जी, इसका जो रिजल्ट इम्प्रूव जनाब अली आपके पास कंप्रेशन सिम्टम्स। और नंबर 2 पे आप लोग देखेंगे जी डिक्रीज ग्रोथ हार्मोन लेवल टू इट्स सेफ। अच्छा जी, एक ये बात, उसके बाद डिक्रीज ग्रोथ हार्मोन लेवल टू इट्स सेफ लेवल, मतलब ये मैं आपको लिख देता हूं, डिक्रीज ग्रोथ हार्मोन, इसको करने के बाद ग्रोथ हार्मोन का लेवल कम हो जाएगा ना, डिक्रीज ग्रोथ हार्मोन लेवल टू इट्स सेफ लेवल, मतलब इसका जो सेफ लेवल है ना उस लेवल पे फिर पहुंच जाएगा आफ्टर रिसेक्शन। ये इसका दूसरा फायदा है, मतलब क्या कि लेस देन आपके पास क्या होगा 1 माइक्रोग्राम या फिर 3 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर, हाँ ये लिख सकते हैं आप। अच्छा बहरहाल बात कर लेते हैं आगे। अच्छा मेरा आपसे वैसे एक क्वेश्चन है, मुझे आपने बताना है सर्जिकल ट्रीटमेंट आपको क्या मैक्रो में जरूरत पड़ेगी कि माइक्रो में? मैक्रो में, या फिर ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है किसकी, मैक्रो स्मेटोट्रोफिक एडिनोमा में, ठीक है। तो ये आप लोगों ने ये बात समझ आई कि नहीं आई भाई? इसमें मैक्रो, ये इंडिकेशन इसकी क्या है, इंडिकेशन तो इधर भी लिखी है ना, इंडिकेशन एक ये वाली लिख ली है, तो यहाँ फिर नंबर 2 पे ये लिखें, आपको मिल जाए साइज, मतलब आपने स्क्रीन की है या फिर आपने कोई रेडियोलॉजी की है, एमआरआई आपने की है और आपको क्या मिला है, मैक्रो एडिनोमा ऑन बाय एमआरआई। अगर आपको एमआरआई पे ये मिले तो ये भी आपके पास इंडिकेशन किस चीज के, सर्जिकल ट्रीटमेंट के। सो बहरहाल ये तो आपने पॉइंट देख लिया। उसके बाद लिखिए जी मेडिकल ट्रीटमेंट, अच्छा ये एमसीक्यूज हैं जी, लिखें जी नंबर 2 पे मेडिकल ट्रीटमेंट। आप अगर पेशेंट को, हाँ अगर ये सिम्टम नहीं ना होते, अगर ये सिम्टम नहीं होते तो फिर आपके पास जो इफ पेशेंट don't have local compression and raised ICP sign and symptom, then first line treatment medical, then first line ट्रीटमेंट आपके पास जो है ना वो है मेडिकल ट्रीटमेंट। तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा जी, इसमें एमसीक्यूज ही आगे सारे एमसीक्यूज हैं, वो लिख लें। ड्रग्स हैं कुछ और ये पूछी जाती हैं बार बार और ये आपको पता होनी चाहिए। अच्छा ड्रग्स लिखें जी आप लोग, सुप्रेस आप लिखें जी नंबर 1 पे लिखें स्मेटोस्टेटिन एनालॉग। स्मेटोस्टेटिन एनालॉग हमने 3 चीजें पढ़ी थी। हमने कहा था कि इंक्रीज ग्लूकोज, स्मेटोस्टेटिन और स्मेटोमेडिन सी, ये नेगेटिव फीडबैक देते हैं किसको, पिट्यूटरी को, और वो वहां से कम हो जाता है ग्रोथ। ऐसे ही है ना, तो लिख ले स्मेटोस्टेटिन एनालॉग मीन का सेम, एक्ट लाइक सेम, इसका मतलब एक्ट लाइक सेम। अच्छा स्मेटोस्टेटिन एनालॉग क्या है, ये क्या करेंगे जनाब, सुप्रेस, लिख लें ये क्या करेगा, suppress growth hormone secretion from APL, suppress growth hormone secretion from anterior pituitary lobe, ठीक होगा। anterior pituitary lobe में किससे, स्मेटोट्रोफ सेल से,
सोमैटोट्रोफ सेल से। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसमें जो एग्जाम्पल है एमसीक्यूज है जी। एग्जाम्पल इसमें जो है नंबर 1 इज ऑक्टीरियोटाइड, ऑक्टीरियोटाइड, ये ड्रग बहुत इंपॉर्टेंट है। और नंबर 2 पे आपने लिखनी है जनाबे अली लैंडरियोटाइड, लैंडरियोटाइड, ये भी आपके पास बड़ी इंपॉर्टेंट ड्रग है, ये आपको पता नहीं। एक और ड्रग है, ये तो दोनों नहीं छोड़ सकते, एक और ड्रग है लिखें जी सेंडोस्टेटिन। अच्छा, ये सेंडोस्टेटिन इसी में आती है, सेंडोस्टेटिन। तो ये तो दो एमसीक्यूज, आप चले जाएं प्लैब में, चले जाएं यूएसएमएलई के एग्जाम्स में, तो ये आपको पता होनी चाहिए। जिस तरह डेस्मोप्रेसिन एसीटेट है ना, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए इसके अंदर। फिर लिखें, अच्छा अब एक तो आप ग्रोथ हार्मोन को कम कर सकते हैं, या फिर आप ग्रोथ हार्मोन के रिसेप्टर को ब्लॉक कर सकते हैं, ना? तो लिख लें नंबर 2 पे, नंबर 2 पे लिखें आप लोग ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। भाई आप ग्रोथ हार्मोन के रिसेप्टर को क्या कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं। तो इसके लिए जो एमसीक्यूज, ये भी एमसीक्यूज है, इसके लिए जो एमसीक्यूज है वो है पेग, लिखें प्लीज, पेगवीजोमेंट, ये ड्रग आपको पता होनी चाहिए, पेगवीजोमेंट। ठीक होगा जी। पेगवीजोमेंट क्या करते हैं, यूज टू ब्लॉक द पेरिफेरली, यूज टू ब्लॉक द पेरिफेरली जनाबे अली एक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, एक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। या तो आप ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन को ही कम कर दें, या फिर उसके रिसेप्टर को ब्लॉक कर दें। दो तरीके आपने सीख लिए। फिर लिख लें जी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके पास रेडियोथेरेपी। लास्ट, अगर आपने मेडिकल ट्रीटमेंट भी किया, सर्जिकल ट्रीटमेंट भी किया, लेकिन अगर ये दोनों ट्रीटमेंट आपके पास फेल हो जाते हैं, कामयाब नहीं होते, तो फिर क्या हमारे पास ऑप्शन है, रेडियोथेरेपी। लिखें जी थर्ड ट्रीटमेंट आपके पास है रेडियोथेरेपी। तो रेडियोथेरेपी आपके पास क्या है, इसके बारे में ये याद रखिएगा, इफेक्टिव, ये लिखें जरा, इफेक्टिव व्हेन सर्जिकल एंड मेडिकल थेरापीज फेल, थेरापीज जनाबेली आपके पास क्या हो जाती हैं, फेल। तो अगर ये फेल हो जाती हैं, इनका मतलब सही तरह से इफेक्ट नहीं आता, तो फिर आपके ये पास ये क्या है, ये सेकंड लाइन ट्रीटमेंट है। ये कहते हैं कि इसको देन सेकंड लाइन ट्रीटमेंट आपके पास क्या है, रेडियोथेरेपी। फिर आपके पास क्या है जी, सेकंड लाइन ट्रीटमेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। सो ये था जी आपके पास एक्रोमेगैली और गाइगेंगिटिज्म के बारे में। एक्रोमेगैली की आगे आप लोगों ने ट्रीटमेंट इन्वेस्टिगेशंस की बात कर ली, उसका इतना मटेरियल है। और इसके बाद यहाँ पे आपके पास ये दो डिजीज हैं, किसकी, ग्रोथ हार्मोन की। फिर हमारे पास एक एक्स्ट्रा डिजीज है, उसका नाम है क्या, डिवार्फिज्म या फिर लॉरेंस सिंड्रोम। वो हमारे पास नेक्स्ट इंशाल्लाह टारगेट होगा। थैंक्स फॉर योर अटेंशन, फॉर योर कंसंट्रेशन। लेक्चर डिसमिस टिल टुमारो।